औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम लोगों ने बात करनी है ऑन असाइनमेंट वन। आपको इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो हम लोगों ने शेयर की, और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उसका सोल्यूशन डिस्कस करें। बट अगेन, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे देता चलूं कि ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट किए बगैर इस असाइनमेंट को देख रहे हैं जस्ट एज अ क्लास लेक्चर। उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप एमसीक्यूज के ऊपर खुद से टकरे नहीं मारेंगे, खुद से उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले आपने सॉल्व करना है, फिर आके इस लेक्चर को देखना है। तो ये डिस्क्लेमर है। अब शुरू करते हैं। हमारी जो पहली असाइनमेंट थी उसमें हम लोगों ने आपसे 20 एमसीक्यूज टेस्ट किए थे, और इसका सिलेबस था चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ डिमांड का पोर्शन, और थोड़ा सा मजीद कुछ बातें एक्स्ट्रा इसमें टेस्ट की गई थी। आइए देखते हैं। अगर हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो रहा हो तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि हम इसको एक ही लेक्चर में खत्म करें। पहला एमसीक्यू है, द इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी रिप्रेजेंट्स। अब हमें पता है कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, यानी कि एक बंदे ने जब कोई डिमांड करना है तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या वो विलिंग है, और सेकंड उसकी परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर निकलती है कि वो मैक्सिमम कितना एक्सपेंड कर सकता है, उसकी जेब में मैक्सिमम कितने पैसे हैं, कहां तक वो अपनी जेब को खाली कर सकता है, उसकी मैक्सिमम बाउंड्रीज क्या है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमें नजर आता है पहले एमसीक्यू का। तो मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल्स अटेंशन, इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इसी तरह, if the price of a substitute of a commodity X falls, the demand for X will। अब दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ले लेते हैं, एक X और एक Y। वो कहता है प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉल्स, यानी कि Y प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बताइएगा। Y की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका इंपैक्ट देखते हैं X के साथ। प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉल्स, यानी कि Y की प्राइस गिर गई। तो जब Y की प्राइस गिरेगी, लॉ ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कहता है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई है, इसका मतलब है कि दूसरा प्रोडक्ट जो कि एक्स है उसकी प्राइस सेम है, वो नहीं गिरी। तो अब क्या होगा, एक्स से शिफ्ट होके लोग वाई की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वाई अब मार्केट में सस्ता है। तो इससे मुराद है कि अगर वाई की प्राइस गिरती है तो एक्स की डिमांड ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएगी। तो टू इज फॉल्स, टू इज फॉल्स। ड्यू टू कोविड-19 वर्ल्ड हैज गॉन फॉर लॉकडाउन, और मार्केट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस भी गिरना शुरू हो गई हैं, कंजम्पशन भी बहुत कम हो रही है। बताइए इकोनॉमिक्स के अंदर आप इसको क्या कहेंगे। तो सर, स्ट्रेट अवे एक ही बात है कि जब प्राइसेस गिरना शुरू हो गई हैं, लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों ने डिमांड भी कम करनी होगी। तो दैट इज फॉल इन डिमांड। ये है फॉल इन डिमांड। अब आपके जहन में आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता, एक्सटेंशन क्यों नहीं हो सकता। देखें, डिमांड पहली बात तो ये कि ये डिमांड और सप्लाई में फॉल इन डिमांड है, डिमांड ही कम हो रही है। अब कॉन्ट्रैक्शन में और फॉल में फर्क है, ये वही फर्क है जो कि मूवमेंट अलोंग द कर्व में फर्क है, और दूसरा हम लोग देखते हैं शिफ्ट। तो जब फॉल कर रही है इट मींस कि ये किसी ऐसे फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है जो कि प्राइस फैक्टर नहीं है। कंजम्पशन इज अ नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, जिसकी वजह से हम फॉल का वर्ड यूज करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसकी अपनी प्राइसेस में कमी की वजह से
इसकी डिमांड कम हो रही होती तो फिर वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड यूज होता और हम कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज कर रहे होते। Which one is not a precondition of law of demand? Wages, population, income of consumer या price of substitutes? अब हमें पता है इस लिस्ट को देखते हुए कि जो वेजेस है ये हमने डिमांड में कवर नहीं की थी, तो ये हमारी कवर होती है सप्लाई के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा वेजेस। अब अगेन फेस मास्क की डिमांड एकदम से बढ़ गई है, कोविड-19 जैसे ही आया तो ट्रेंड चेंज हुआ, फैशन चेंज हुआ, हालात चेंज हुए, जिसकी वजह से फेस मास्क लोगों ने ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया। अब अगेन दिस इज ऑल्सो अ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। तो कर्व जो मेरा डिमांड कर्व है वो राइट साइड पे जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट होगा। तो देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो नहीं है क्योंकि ये प्राइस फैक्टर नहीं है। इनवर्ड शिफ्ट हो नहीं सकता क्योंकि इनवर्ड शिफ्ट होता है कम। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फेस मास्क नहीं, ये प्राइसेस की बात ही नहीं कर रहा। तो ये है राइज इन डिमांड। और राइज इन डिमांड का जो एक और नाम होगा दैट इज आउटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। दैट वुड बी आउटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। Toyota Motors has shown historical decline in its sales during COVID-19. In economic terminology, it is known as fall in demand, inward shift, change in demand। तो भैया ये तीनों ही इसमें कैटेगराइज होंगे। फॉल इन डिमांड भी कम होने को कहते हैं, इनवर्ड शिफ्ट भी कम होने को कहते हैं। और जब डिमांड चेंज हो रही है तो यहाँ डिमांड आउटवर्ड चेंज होगी या इनवर्ड चेंज होगी। चेंज कैन बी टू वेज। और जब मुझे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव कह रहा है और ए और बी मुझे कंफर्म पता है कि ये दोनों ही होंगे और कोई और ऑप्शन नहीं है जिसमें ए बी को मैं इकट्ठा सिलेक्ट कर सकूं, तो चेंज इन डिमांड मुझे फिर अज्यूम करना पड़ेगा कि ये इनवर्ड चेंज की बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, शिफ्ट इनवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है। तो दिस वुड बी ऑल ऑफ द अबव। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बटर विल अफेक्ट द मार्केट फॉर मार्जिनिंग। अब बटर की प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब है कि बटर से लोग निकलेंगे और मार्जरीन पे जाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मार्जरीन की जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि किस किस ऑप्शन में उसने क्वांटिटी को इंक्रीज किया। मेरे पास एक बी ऑप्शन आ रहा है और इसके साथ मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डी। तो दोनों में वो क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, मगर फर्क क्या है? बी में कहता है कि प्राइसेस भी बढ़ेंगी और डी में कहता है कि प्राइसेस कम होंगे। अब सोचते हैं, बटर महंगा हो गया तो लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए मार्जिन पे। अब जैसे लोग मार्जिन पे आना शुरू होंगे, मार्जिन की डिमांड बढ़ेगी। उस डिमांड को कैटर करने के लिए, उस डिमांड को कैटर करने के लिए मेरा जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा मार्जिन बनाना शुरू करेगा, उसको अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। और अभी जब एकदम से डिमांड आ गई है और उतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, एकदम से डिमांड आ गई है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसका मतलब है कि हम शॉर्टेज पे खड़े हैं। और शॉर्टेज पे अगर हम हैं और हमें इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो हमें प्राइसेस अपनी बढ़ानी पड़ेंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट थे। तो सर इसका मतलब है कि जो मेरे पास ऑप्शन ठीक है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। तो पहले 7 एमसीक्यूज हमने फर्स्ट पेज वाले डिस्कस किए। अब आगे चलते हैं। सर डिमांड फॉर लैंड, अब हमें पता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये चार कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनकी डिमांड कहलाती है हमेशा डिराइव्ड। इनकी डिमांड क्या होती है? डिराइव्ड। डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और हमें पता है किताब से, लेक्चर के अंदर भी ये बात डिस्कस्ड है कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है इस पे 3 इफेक्ट शामिल होते हैं, प्राइस का, इनकम का और सब्स्टिट्यूशन का। तो इट इज ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following rightward shifting in market demand curve? वो कहता है कि जब मार्केट डिमांड की हम लोग बात करते हैं उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है, तो इसमें से क्या चीज चेंज हुई होगी जिसकी वजह से वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है? चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस,
चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज या इनकम। अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि टैक्सेस, सब्सिडीज और प्रोडक्ट की प्राइस, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। क्यों? पहले एक ही बात करते हैं। वो कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट है, बट हमें पता है कि जब प्राइस की बात होती है ना, तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात करता है, और जब ये शिफ्ट करा रहा है, इसका मतलब है कि दैट वुड बी अ नॉन प्राइस फैक्टर। तो ए तो पॉसिबल नहीं है। जो बी और सी है ना, टैक्सेस और सब्सिडीज, ये सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स। देखिए, टैक्सेस और सब्सिडीज कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं करेगा, ये सप्लायर को इफेक्ट करेगा। टैक्सेस बढ़ जाएंगी, सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। सब्सिडीज मिलेंगी तो सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों सप्लाई को इफेक्ट करेंगी, डिमांड को इफेक्ट नहीं करेंगी। तो सर 10th का जो ऑप्शन बनेगा वो इनकम। जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे ही मेरी डिमांड बढ़ेगी, और चूंकि ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, तो जो मेरी डिमांड में शिफ्ट होगा दैट वुड बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसमें हम ऑप्शन डी को भी चूज कर रहे होंगे। ऑप्शन डी मैंने चूज कर लिया। तो यहां तक हम लोगों ने हाफ ऑफ द असाइनमेंट को डिस्कस किया, एंड आई होप कि आप लोगों ने जो आंसर्स हैं पहले खुद निकाले होंगे, और अब आप रिव्यू के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, ताकि आप अपने आप को असेस कर सकें। जी आगे चलते हैं। A rise in demand for petrol by motorists likely to follow a rise in। देखें, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, जिससे क्या होगा, लोग अपनी गाड़ियां कम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि महंगी हो जाएंगी, अफोर्ड नहीं करेंगे। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता कहां पे शिफ्ट करेंगे? क्या स्टील की प्राइस? नहीं, तो ऑप्शन ही गलत है। क्या सेकंड हैंड का? नहीं। कार चाहे फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकंड हैंड हो, खर्चा तो पेट्रोल का ही है, और सेकंड हैंड गाड़ियां तो पेट्रोल का खर्चा ज्यादा चार्ज करवाती हैं आपसे। क्या टैक्सेस? नहीं, बस फेयर। क्योंकि लोग अब क्या करेंगे, या बसेस पे ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, या पैदल शुरू हो जाएंगे ट्रैवल करना। अब पैदल पॉसिबल नहीं है सच, तो किराया बढ़ना शुरू हो जाएगा बस फेयर्स का। अगेन रूल वही है, क्योंकि जब एकदम लोग बसों पे शिफ्ट होंगे, और करंटली इतनी कैपेसिटी अगर बसों की अवेलेबल नहीं है, तो वो शॉर्टेज पे खड़े होंगे, तो उनको अपनी प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो ये होगा आपका बस फेयर। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है कि इट इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। आई कैप इसको कई दफा टेस्ट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहता है इसमें से कार्स का कॉम्प्लीमेंट कौन सा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा नहीं है? पेट्रोल, सीएनजी, नेविगेशन सिस्टम, आईफोन। आईफोन नहीं है, बाकी तीन हमें कार के अंदर नजर आ रहे होंगे। The demand for fashion good is not affected by price of good itself, income, quality, age या gender। फैशन गुड, फैशन गुड। अब फैशन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, मगर प्राइस पे क्या ये डिपेंड करता है, क्या ये डिपेंड नहीं करता? इसके बारे में जरा, जी, इसके बारे में जरा सोचते हैं। जी, तो क्या प्राइस पे डिपेंड करता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आना चाहिए था, मगर ऑप्शन जो सवाल है उसमें वर्ड का यूज कर रहा है, उसमें वर्ड यूज कर रहा है डिमांड। तो डिमांड पॉसिबल नहीं है, दैट शुड बी क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस ऑफ गुड इसका आंसर बनेगा। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अब हमें पता है कि यार टी के साथ कॉफी को सब्स्टिट्यूट बनाएगा, और ऐसे ही कर रहा है कि अगर टी की प्राइस कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि लोग कॉफी से शिफ्ट करके कहां पे आना शुरू हो जाएंगे? टी पे आना शुरू हो जाएंगे, और टी और कॉफी आपस में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि कॉफी की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। अ गुड हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ऐसे गुड जिसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो, तो हम लोगों ने क्लास में कहा था कि ये इंफीरियर गुड है। आपको मैंने इसका टोटका भी बताया था कि दोनों इन से स्टार्ट होते हैं। इनकम, इन नेगेटिव में भी एन आता है, और ये भी इंफीरियर। जी 17th, जब आप मूवमेंट अलोंग द कर्व कर रहे हो और आप 2 से 3 पे जा रहे हो, इसका एक ही रीजन है कि इसकी प्राइस में चेंज आ रहा होगा।
that would be a change in price. The diagram represents the market for a good X. Which of the following could cause increase in price from P1 to P2? प्राइस में किस वजह से चेंज आ सकता है? वेज रेट, टैक्सेस, रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। सोचें जरा इसके बारे में। अब देखें, प्राइस P1 और P2 यानी कि प्राइसेस P1 से P2 जब होंगी तो बढ़ेंगी। P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड 2 है और उधर नंबर 3। अब जब प्राइस में भी बढ़ रही है, प्राइस क्यों बढ़ेगी? प्राइस इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मेरे सप्लायर ने प्राइस बढ़ाई होगी, तो मार्केट प्राइस उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। मेरा मार्केट प्राइस इंक्रीज होने की वजह सप्लायर है। अच्छा, सप्लायर क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि उसको वो चीज महंगी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो टैक्सेस अगर उसको पड़ रहे हैं, रॉ मटेरियल की प्राइस उसको पीछे से महंगी पड़ रही है, वेज रेट महंगा हो गया है, तो तीनों ही रीजन है प्राइस के बढ़ने से सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से इसकी मार्केट प्राइस बढ़ेगी। और जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो इसकी अपनी क्वांटिटी गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन डी। फॉर प्राइस स्टेबिलिटी बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अगर हम ऑप्शंस देखें तो एग्रीकल्चर गुड्स और पेरिशेबल गुड्स दोनों सेम होते हैं, दोनों ही जल्दी खराब हो रहे होते हैं, और इन्हीं के लिए हम लोग बफर स्टॉक गवर्नमेंट रखती है ताकि कहत ना आए। और अगेन प्राइमरी गुड्स भी नेसेसिटी गुड्स, और नेसेसिटी गुड्स हमें नॉर्मली एग्रीकल्चर गुड्स ही मिल रहे होते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी डी। और आखिरी, अ गुड हैविंग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट अगर नेगेटिव हो तो इन्फीरियर गुड, और अगर पॉजिटिव हो तो नॉर्मल। तो सर ये थे आपके 20 MCQs फ्रॉम द फर्स्ट असाइनमेंट, जिसका जो टॉपिक था वो डिमांड था, और थोड़ी सी चीजें एडवांस हम लोगों ने इसमें कवर की हैं जो कि आगे लेक्चर्स में आप ऑलरेडी सीख ही रहे होंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट असाइनमेंट। होपफुली आप लोगों ने चीजें रिवाइज की होंगी। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए